नमस्कार दोस्तों, आज हम 28 नवंबर 2025 के संस्करण से बाल भास्कर के संस्करण से सामान्य ज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अन्य तथ्य देखेंगे। हड्डियां मजबूत किस तत्व के कारण होती हैं? मोनालिसा का चित्र किस प्रसिद्ध चित्रकार ने बनाया था? अमेरिका के किस शहर को बिग एप्पल के नाम से जाना जाता है? चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य क्या जीवन परिचय और उनसे संबंधित तथ्य देखेंगे। महावीर चक्र के बारे में पढ़ेंगे और शांति निकेतन के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। चलो तो देखते हैं आगे। सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, किस तत्व के बारे में कहा जाता है कि वह हड्डियों को मजबूत रखता है? यहाँ पर विकल्प दिए हैं, आ कार्बन, आ नाइट्रोजन, ई कैल्शियम, ई ऑक्सीजन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कैल्शियम। कैल्शियम हड्डियों को मजबूत रखता है। कैल्शियम तत्व होता है तो वह हड्डियों को मजबूत रखता है। और अगर इसके संकेतों की बात करें तो संकेत कार्बन का C होता है, नाइट्रोजन का N होता है, कैल्शियम का Ca और ऑक्सीजन का O2 संकेत होता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। मोनालिसा का प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया है? विकल्प है, आ कार्बागियो, आ लियोनार्डो दा विंची, ई गैलीली, ई सेंट्रो बॉटिसेली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लियोनार्डो दा विंची। तीसरा वाला प्रश्न है, इंद्रधनुष में कौन सा रंग नहीं होता है? तो यहाँ पर विकल्प दिए, आ नीला, आ लाल, ई पीला, ई भूरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भूरा। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। उन रंगों को याद रखने का एक सूत्र है, बैजानी हा पी ना ला। तो बै से बैगनी, जा से जामनी, नी से नीला, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। तो इंद्रधनुष में यह 7 रंग होते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिका के किस शहर को बिग एप्पल के नाम से जाना जाता है? आ लॉस एंजल्स, आ न्यूयॉर्क, ई शिकागो, ई सैन फ्रांसिस्को। तो देखते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है न्यूयॉर्क। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर को बिग एप्पल के नाम से जाना जाता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? यहाँ पर विकल्प दिए हैं, A1, A4, E2, E5। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 5। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और 5 वर्ष से पहले भी राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देकर कार्य मुक्त हो सकता है। और बात करें भारत के राष्ट्रपति बनने की आयु कितनी है, न्यूनतम आयु, तो 35 वर्ष होती है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अमेरिका, छठवां वाला प्रश्न, अमेरिकी झंडे पर कितनी धारियां हैं? यहाँ पर विकल्प दिए हैं, A10, A11, E12, E13। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 13। अमेरिकी झंडे पर 13 धारियां होती हैं। अब हम 7वां वाला प्रश्न देखते हैं। सातवां वाला प्रश्न है, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है? यहाँ पर विकल्प दिए, आ ऑक्सीजन, आ कार्बन डाइऑक्साइड, ई नाइट्रोजन, ई हीलियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन चिप्स के पैकेट होते हैं जो, तो उनमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। बात करें इनके मतलब
संकेतों के बारे में कि नाइट्रोजन का संकेत क्या होता है, तो N, हीलियम का He संकेत होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 संकेत होता है और ऑक्सीजन का O2 या O। फिर इसके बाद 8वां वाला प्रश्न है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, तो यहाँ पर विकल्प दिए आ घोड़ा, आ ऊँट, ई हाथी, ई खच्चर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऊँट। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि ऊँट के पैर गद्देदार होते हैं जिससे रेत में नहीं धंसते। इस कारण ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अब हम आगे देखते हैं इंडियन माउंटेनियर्स। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रमुख विजेताओं को देखते हैं। अवतार सिंह चीमा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय। लेफ्टिनेंट कर्नल अवतार एम चीमा प्रथम भारतीय थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट सफलतापूर्वक फतह किया। वे 1965 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए तैयार किए गए तीसरे मिशन में शामिल थे। उन्हें 20 मई 1965 को इसमें विजय प्राप्त की। अवतार एस चीमा भारतीय सेना में पैराशूट पलटन का हिस्सा थे। बाद में उन्हें कर्नल के पद पर पदोन्नत किया गया। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला। 1984 में वे दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उन्हें 2019 में भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। कई छोटी चोटियों पर चढ़ने के पश्चात 23 मई 1984 को उन्हें शिखर पर पहुंचने का मौका मिला। संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला। संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला हैं और कांगसुंग फैस से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। उन्होंने मई 1992 और 1993 में एक इंडो नेपाली टीम के साथ एवरेस्ट पर चढ़ाई की। सोनम ग्यात्सको सोनम बांग्याल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले भारतीय भाई। 22 मई 1965 को पहली बार सिक्किम के सोनम ग्यात्सको 42 साल की उम्र में और सोनम बांग्याल 23 साल की उम्र में ने एवरेस्ट पर चढ़ाई की। सोनम ग्यात्सको एक भारतीय पर्वतारोही थे, वही सोनम बांग्याल एक पूर्व भारतीय अर्धसैनिक बल के जवान और पर्वतारोही हैं जिन्होंने 1965 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। इस तरह वे सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए। अंशु जामसेनपा 5 दिन में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला। अंशु जामसेनपा एक भारतीय पर्वतारोही है और एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला है। वे 5 दिनों के भीतर माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली सबसे तेज पर्वतारोही बन गई हैं। मालवथ पूर्णा दुनिया की सबसे कम उम्र की भारतीय आदिवासी पर्वतारोही। मालवथ पूर्णा एक भारतीय पर्वतारोही हैं जिन्हें दुनिया की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 13 साल और 11 महीने की उम्र में 25 मई 2014 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। वह भारत की पहली आदिवासी महिला पर्वतारोही है। इसके बाद उन्होंने 2016 और 2022 तक सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करके 7 समिट्स चुनौती भी पूरी की। लवराज सिंह धर्मशक्तु जिन्होंने एवरेस्ट पर 7 बार चढ़ाई की। लवराज सिंह धर्मशक्तु एक भारतीय पर्वतारोही हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 7 बार चढ़ाई की। वे सीमा सुरक्षा बल के एक सेवारत अधिकारी और BSF इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस एडवेंचर ट्रेनिंग BIAT
में एक कुशल प्रशिक्षक हैं। इन्हें उन्हें 2014 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अब हम शब्दों का पिटारा के अंतर्गत शब्द देखते हैं और उनका अर्थ देखते हैं। आमंत्रण और निमंत्रण में अंतर। आमंत्रण का अर्थ किसी व्यक्ति या समूह को किसी कार्यक्रम या समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना। यह आमतौर पर औपचारिक या आधिकारिक होता है। निमंत्रण का अर्थ है किसी व्यक्ति या समूह को किसी कार्यक्रम, समारोह या अवसर में शामिल होने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित करना। यह आमंत्रण आमतौर पर व्यक्तिगत या अनौपचारिक होता है। निमंत्रण में भोजन आदि भी सम्मिलित होता है। न्योता इसी निमंत्रण से निकला है। इसे इस तरह समझा जा सकता है जैसे किसी कार्यक्रम में भोजन नाश्ते की व्यवस्था हो तो लोगों को निमंत्रण भेजा जाता है, पर मंच पर भाषण देने, कविता आदि पढ़ने हेतु बुलाने के लिए व्यक्ति को आमंत्रित किया जाता है। अवहेलना का अर्थ तिरस्कार, अपमान होता है। वाक्य: हमें किसी भी स्थिति में बड़ों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। प्रतिकार का अर्थ विरोध, बदला, जवाब। वाक्य: सज्जन मनुष्य सदैव गलत कार्यों का प्रतिकार करता है। कितना जरूरी विटामिन डी। आजकल लोगों में विटामिन डी की कमी आम बात हो गई है। तो चलो देखते हैं विटामिन डी की कमी के लक्षण। हड्डी और पीठ दर्द। विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, साथ ही पीठ व जोड़ों में दर्द भी हो सकता है। रिकेट्स नामक बीमारी। विटामिन डी की लगातार कमी से रिकेट्स हो सकती है, जो हड्डियों को कमजोर कर देती है, जिससे पैरों में टेढ़ापन जैसी विकृतियां पैदा होती हैं। ज़्यादा पसीना आना। खासतौर पर सिर पर ज़्यादा पसीना आना विटामिन डी की कमी का शुरुआती संकेत हो सकता है। इन्फेक्शन या बीमारी। विटामिन डी की कमी से बार बार बीमारियां होती हैं, जैसे कि सर्दी, फ्लू या सांस की बीमारी, क्योंकि इसकी कमी से इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाती है। बालों का झड़ना। विटामिन डी की गंभीर कमी से बाल पतले हो सकते हैं या झड़ भी सकते हैं। मांसपेशियों में कमजोरी और दर्द। घाव का धीरे धीरे भरना। विटामिन डी शरीर को चोट या सर्जरी से उबरने में मदद करता है। अगर कट या चोट सामान्य से ज़्यादा धीरे धीरे भर रहे हैं तो यह विटामिन डी की कमी का संकेत हो सकता है। कमी को दूर करने के उपाय। विटामिन डी से भरपूर प्रोडक्ट का उपयोग करें और उन्हें नियमित रूप से अपने आहार में शामिल करें। विटामिन डी प्राप्त करने का सबसे प्राकृतिक और प्रभावी तरीका धूप है। रोजाना लगभग 15 से 30 मिनट धूप में बिताने से विटामिन डी के स्तर को बढ़ाने में काफ़ी मदद मिल सकती है, खासकर सुबह या दोपहर में जब सूरज की किरणें बहुत तेज नहीं होती। विटामिन डी वाले फलों में संतरा, एवोकेडो, सेब, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल और विटामिन डी वाली सब्जियों में मशरूम, पालक, ब्रोकली शामिल है। अब हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में देखते हैं। एक शक्तिशाली शासक। समुद्रगुप्त के पश्चात उसकी मुख्य रानी दत्त देवी से उत्पन्न पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त राजवंश का सर्वाधिक प्रभावी एवं शक्तिशाली शासक बना। उसका शासनकाल लगभग 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक रहा। विद्वानों का आश्रयदाता भी। विक्रमादित्य स्वयं विद्वान था तथा विद्वानों का आश्रयदाता भी था। महाकवि कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह बराहमिहिर आदि विद्वान उसकी राज्यसभा में शोभा बढ़ाते थे। कई नाम और उपाधियाँ। चंद्रगुप्त द्वितीय का एक नामदेव भी था।
उसे देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि कहा गया है। उसने विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत आदि उपाधियां धारण की थी। ये उपाधियां उसके पराक्रम को दर्शाती हैं। कूटनीतिक और दूरदर्शी सम्राट। वह कूटनीतिक और दूरदर्शी था। उसने नागवंश, वाकटक वंश, कदम्ब राजवंश और साथ कदम्ब राजवंश के साथ रिश्ते बनाए और अपनी आंतरिक स्थिति को मजबूत किया। चीनी यात्री फायान विक्रमादित्य के शासनकाल में ही भारत आया था। सिक्के भी जारी किए। अपने पिता समुद्रगुप्त के समान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने भी अनेक प्रकार के सिक्कों को जारी किया, जिसमें स्वर्ण के साथ साथ चांदी और तांबे की मुद्राएं भी थी। उसके स्वर्ण सिक्के कई प्रकार के हैं, जिसमें धनुर्धारी प्रकार, छत्रधारी प्रकार, पर्यांक प्रकार, सिंह निहंता प्रकार, अश्वारोही प्रकार आदि प्रमुख हैं। उनके सोने चांदी के सिक्के जिन पर सिंह और गरुड़ की छवि अंकित थी, आज भी संग्रहालयों में मौजूद हैं। जेंगुआ तेंदुआ चीता। 29 नवंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय जेंगुआर दिवस के रूप में मनाया जाता है। जेंगुआ, तेंदुआ और चीता दिखने में लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन उनमें कुछ अंतर हैं। आइए जानते हैं क्यों मनाया जाता है। जेंगुआर नाम की इस शक्तिशाली बिल्ली की रक्षा करना, इनकी संख्या बढ़ाना, लोगों को यह समझाना कि जेंगुआर पर्यावरण के लिए कितना जरूरी है। यह चीता और तेंदुए जैसा दिखता है, लेकिन उनमें ज़्यादा शक्तिशाली और भारी होता है। इसके शरीर पर बने धब्बे थोड़े बड़े और बीच में छोटे काले बिंदु वाले होते हैं। जेंगुआर का साइंटिफिक नाम पैंथेरा ओंका है। इसका सिर बड़ा और जबड़े बहुत मजबूत होते हैं। जबड़े इतने ताकतवर होते हैं कि यह कछुए का कवच भी आसानी से तोड़ सकता है। कुछ जेंगुआर काले रंग के भी होते हैं, जिन्हें ब्लैक पैंथर कहा जाता है। जेंगुआर केवल अमेरिका के रेन फॉरेस्ट, दलदलों और घास के मैदानों में पाया जाता है। यह पानी में शिकार करने में माहिर होता है और सबसे पहले सिर को पकड़ता है। जेंगुआर अकेला रहना पसंद करता है, लेकिन अपने इलाके को मार्क करके रखता है। यह बहुत फुर्तीला शिकारी है और अपने शिकार पर अचानक झपट्टा मारकर एक ही बार में उसे पकड़ लेता है। अब हम तेंदुए के बारे में जानते हैं। तेंदुए का साइंटिफिक नाम अर्थात वैज्ञानिक नाम पैंथेरा पार्डस है। तेंदुए के शरीर पर काले रिंग के आकार के धब्बे होते हैं। इसकी शारीरिक बनावट काफ़ी मजबूत और सुडौल होती है। हालांकि इसके पैर चीते की तुलना में थोड़े छोटे होते हैं। इसकी पूंछ लंबी मोटी होती है, जो पेड़ पर इसे बैलेंस बनाने में मदद करती है। तेंदुआ अफ्रीका और एशिया, भारत, श्रीलंका, मलेशिया आदि जंगलों, पहाड़ियों और घास के मैदानों में रहता है। यह रात में शिकार करता है और अपने शिकार को पेड़ों पर ले जाकर खाता है, ताकि दूसरे मांसाहारी जानवर उससे छीन ना सके। चीता का साइंटिफिक नाम अर्थात वैज्ञानिक नाम एसिनोइडेक्स जुवेंटस है। अगर इसके शारीरिक बनावट की बात करें तो चीता पतला, लंबे पैरों वाला और हल्के शरीर का होता है। इसका सिर छोटा और चपटा होता है। यह दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। यह लगभग 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसके शरीर पर काले गोल धब्बे होते हैं, जो अलग अलग बिंदुओं जैसे दिखते हैं। चीता की आंखों से मुंह तक काले रंग के टियर मार्क भी होते हैं, जो धूप से बचने में इसकी मदद करते हैं।
चीता अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। अगर चीते के शिकार करने की बात करें तो यह दिन के समय में शिकार करता है और ज़्यादातर अकेला रहता है। महावीर चक्र। अब हम महावीर चक्र के बारे में जानेंगे। आज़ादी के बाद भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को 3 वीरता पुरस्कार शुरू किए गए थे, जिनके नाम है परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। इन्हें 15 अगस्त 1947 से प्रभावी माना गया था। वीरता के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार परमवीर चक्र है। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार महावीर चक्र है। महावीर चक्र एक युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है जो युद्ध के दौरान दिखाई गई बहादुरी और बलिदान के लिए दिया जाता है। यह सम्मान सैनिकों और असैनिकों को असाधारण वीरता या बलिदान के लिए दिया जाता है। मरणों उपरांत भी यह दिया जा सकता है। पहले महावीर चक्र विजेता। भारत के पहले महावीर चक्र विजेता वीर सैनिक दीवान सिंह दानू थे। दीवान सिंह ने 15 कबालियों आक्रमणकारियों को मारा था। पाकिस्तान के साथ हुए प्रथम युद्ध में सिपाही दीवान सिंह कश्मीर के बडगाम में 3 नवंबर 1947 को शहीद हो गए थे। जब दीवान सिंह शहीद हुए उस समय उनकी महज उम्र 21 साल थी। महावीर चक्र के बारे में मुख्य बात है किन्हें दिया जाता है। यह भारतीय सशस्त्र बलों के किसी भी रंग के अधिकारी, सैनिक, नागरिक, प्रादेशिक सेना और अन्य सशस्त्र बलों को दिया जा सकता है। परिस्थिति। यह पुरस्कार दुश्मन की उपस्थिति में, चाहे वह जमीन पर हो, समुद्र में हो या हवा में, वीरता के उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। अतिरिक्त सम्मान। यदि कोई पुरस्कार विजेता दोबारा इसी तरह का वीरता कार्य करता है तो चक्र के साथ एक अतिरिक्त पट्टी जोड़ी जाती है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में सबसे अधिक 11 महावीर चक्र दिए गए थे। अब हम शांति निकेतन के बारे में जानते हैं। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के बीरभूमि जिले में स्थित है। इसे साल 2023 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। वर्ष 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ औपचारिक रूप से शांति निकेतन की स्थापना की। आश्रम के अलावा शांति निकेतन में एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, विश्व भारती की स्थापना की गई, जो बाद में पूर्वी और पश्चिमी सभ्यता का बड़ा केंद्र बन गया। रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने जमीन खरीदी तथा प्रकृति के सानिध्य में बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर आश्रम की स्थापना भी की थी। यह अनोखा शहर कला, साहित्य और शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है, जो प्रकृति को सांस्कृतिक विरासत के साथ जोड़ता है। अब हम पोस्टल बैलेट के बारे में पढ़ते हैं। यह पोस्टल बैलेट चुनाव के समय उपयोग किए जाते हैं। क्या है पोस्टल बैलेट? इसके नाम से पोस्टल बैलेट अर्थात डाक मतपत्र एक डाक मतपत्र होता है। चुनाव में इसका उपयोग उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो कि नौकरी के कारण अपने चुनाव क्षेत्र में वोट नहीं डाल पाते हैं। मतदाता द्वारा अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट देकर इस पोस्टल बैलेट को डाक या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वापस चुनाव आयोग के अधिकारी को लौटा दिया जाता है। जब ये लोग डाक मतपत्र की मदद से वोट डालते हैं तो इन्हें सेवा मतदाता या अनुपस्थिति मतदाता भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के तहत खाली पोस्टल बैलेट सेना और सुरक्षा बलों को इलेक्ट्रिक तौर पर भेजा जाता है। जिन इलाकों में इलेक्ट्रिक तरीके से पोस्टल बैलेट नहीं भेजा जा सकता है, वहां पर डाक के माध्यम से इसे भेजा जाता है।
चुनाव आयोग पहले ही चुनावी क्षेत्र में डाक मतदान करने वालों की संख्या को निर्धारित कर लेता है, इसलिए केवल उन्हीं लोगों को पोस्टल बैलेट भेजा जाता है। इसे इलेक्ट्रोनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम ETPBS भी कहा जाता है। पोस्टल बैलेट का उपयोग करने वालों में शामिल सैनिक, चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारी, देश के बाहर कार्यरत सरकारी अधिकारी, 80 वर्ष से अधिक उम्र के वोटर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। दिव्यांग व्यक्ति के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। अगर वैसे इन तीनों के लिए तो पोस्टल बैलेट वैसे ही भेजा जाता है। सैनिक, चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारी, देश के बाहर कार्यरत सरकारी अधिकारी, इनके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता। लेकिन अगर 80 वर्ष से अधिक उम्र का कोई व्यक्ति है तो उसे रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, और दिव्यांग व्यक्ति है तो उसे भी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, जिससे पोस्टल बैलेट द्वारा वह अपना वोट डाल सके। कल भारतीय नौसेना दिवस मन चुका है, तो आज हम समुद्र के शूरवीरों के बारे में पढ़ते हैं। ऑपरेशन ट्राइडेंट। यह ऑपरेशन वर्ष 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान हुआ था। 4 दिसंबर 1971 की रात को भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर हमला किया। भारतीय मिसाइल बोट्स ने कई पाकिस्तानी जहाज नष्ट कर दिए और भारी नुकसान पहुंचाया। इस विजय की याद में हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। ऑपरेशन पाइथन। यह ऑपरेशन ट्राइडेंट के बाद कराची बंदरगाह पर दूसरा हमला था, जो 8-9 दिसंबर 1971 को किया गया। इसमें नौसेना ने फिर से मिसाइल बोट्स का इस्तेमाल किया और पाकिस्तान की तेल टंकियों व जहाज़ों को नष्ट किया। इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान की नौसेना की रीढ़ तोड़ दी। ऑपरेशन कैक्टस। साल 1988 में मालदीव में विद्रोहियों ने सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश की थी। यह ऑपरेशन भारत की क्षेत्रीय शक्ति और तेज कार्रवाई की मिसाल बना। भारत ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए नौसेना और वायुसेना की मदद से मालदीव की सरकार को बचाया और ऑपरेशन कैक्टस चलाया। ऑपरेशन सुकून। ऑपरेशन सुकून को साल 2006 में चलाया गया था। इसमें अपने देशवासियों के साथ इन देशों के लोगों को भी सुरक्षित वापस लाने की जिम्मेदारी नौसेना ने निभाई। यह मिशन इजराइल व लेबनान के मध्य युद्ध में फंसे भारत, श्रीलंका व नेपाल के लोगों को बचाने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन तलवार। भारत व पाकिस्तान के मध्य साल 1999 में हुए कारगिल युद्ध के दौरान नौसेना ने पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया उसे नाम दिया ऑपरेशन तलवार। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के युद्धपोतों और जहाज़ों को रोका, जिस वजह से पाकिस्तान में तेल व ईंधन सप्लाई बंद हो गई। नौसेना को युद्ध के समय यह सुनिश्चित करना था कि पाकिस्तान समुद्र के रास्ते भारत पर आक्रमण न कर दे। तो दोस्तों, यह बाल भास्कर 28 नवंबर 2025 के संस्करण से महत्वपूर्ण वीडियो थी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। इसमें जो जानकारी आपको अच्छी लगे उससे नोट कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।